आज कक्षा 10वीं के छात्रों को अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं समझना है। वास्तविक संख्याओं के पहले हम वास्तविक संख्याओं की परिभाषा जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का जो समूह होता है उसको हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर 3, 5, 2/3, वर्गमूल 7, ऋण वर्गमूल 3/2 इत्यादि आदि आदि ये वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद पश्चात हम चलें इस परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो परिमेय संख्याएं होती हैं जिनका दशमलव प्रसार शांत अथवा अशांत आवर्ती होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे 1/2 परिमेय संख्या है, 3/1 जो एक लिखा नहीं जाता नीचे, 1/3 इत्यादि ये परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं जिनका दशमलव प्रसार अशांत अथवा अनावर्ती होता है। जैसे अपन भाग देते हैं किसी भी संख्या में तो वो भाग चला जाता है तो वह अशांत अथवा अनावर्ती होता है। इसके बाद पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं वे होती हैं सभी ऋणात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक संख्याएं और शून्य। अगर इन सबको मिला दें तो हमारा पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। फिर सम संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं वे हैं जिनमें 2 का पूरी तरह से भाग चला जाए तो वे संख्याएं कहलाती हैं सम संख्याएं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इन सभी संख्याओं में 2 का भाग पूर्णतः चला जाएगा। इसके बाद विषम संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता है वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3, 5, 7, 9 इत्यादि ये विषम संख्याएं हैं, इनमें 2 का भाग पूरी तरह नहीं जाता है। इसके बाद आती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे कहलाती हैं जिनका गुणनखंड केवल 1 और वह स्वयं संख्या होती है। तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसके बाद आता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे हैं जिनके गुणनखंड 2 और 2 से अधिक हों तो ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके पश्चात हम प्रश्नावली 1.1 में इसके पश्चात संख्याओं के पश्चात हम आपको बताने जा रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। इसके द्वारा हम 2 संख्याओं का महत्तम समवर्तक ज्ञात करते हैं HCF, जिसको बोलते हैं हाई कॉमन फैक्टर। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है A बराबर B × Q + R, या हिंदी में बोलें तो A बराबर BQ धन R, जहाँ A आपका भाज्य है, B भाजक है, Q भागफल है और R शेषफल है। और यहाँ R का मान 0 से छोटा या बराबर और B से छोटा होता है। क्लियर? यहाँ पर हम देखेंगे A और B 2 पूर्णांक हैं, 2 पूर्णांक संख्याएं हैं जो हम पहले बता चुके हैं आपको पूर्णांक संख्याएं, और Q और R 2 अद्वितीय पूर्णांक हैं। और यहाँ पे Q और R शून्य भी हो सकते हैं। तो ये आपका है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आप पहले भी पढ़ चुके हैं कक्षा 4 या 5 में भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। जैसे हम उदाहरण के तौर पर बताएं 15 में भाग दें 2 से तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 सत्ते 14, घटाएंगे हमारे पास बचेगा 1। तो इसमें 15 आपका भाज्य है, 2 आपका भाजक है, 7 आपका भागफल है और 1 आपका शेषफल है।
प्रश्नावली 1.1 में इसका पहला सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF या महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। पहले में 3 सवाल दिए हैं। पहले सवाल में 135 और 225 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। इसी प्रकार दूसरे सवाल में 196 और 38,220 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। और तीसरे सवाल में 867 और 255 का हमें महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो इसमें से हम एक सवाल लेते हैं। जैसे इसमें हमने पहला ही सवाल लिया 135 और 225 का HCF या महत्तम समावर्तक हमें ज्ञात करना है। तो इन दोनों संख्याओं में से देखेंगे हम कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो इसमें 225 बड़ा है 135 से। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। A बराबर BQ प्लस R। तो इसमें सबसे पहले चरण एक में हम 135 से भाग देंगे 225 में। तो 135 भागित 225। अब आपको 135 का पहाड़ा पढ़ना है। तो पहाड़ा नहीं पढ़ सकते तो आप गुणा भी करके देख सकते हैं। 1 का गुणा, 2 का गुणा 135 में, 3 का गुणा, 4 का गुणा। तो 135 का दूनिया हम पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे। तो यहाँ देख लेंगे हम 135 का अगर हम 1 में गुणा करते हैं तो 135 आता है। अभी ये 225 से छोटा है। अगर हम 135 में 2 का गुणा करें तो 370 आएगा। अब देख रहे हैं हम 135 में 2 का गुणा किया तो 370 आए, तो 225 से ज़्यादा हो रहा है। तो हम केवल एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे। 135 से कम 135 और इसको घटाएंगे। 5 में से 5 घटाया 0, 2 में से 3 घटाया 2 को माने 12, 12 में से 3 गए 9 बचे। एक यहाँ से अपन ने ले लिया था उधार, तो यहाँ एक बचा और एक में से एक गया तो अपना बचा 0। तो हम इसको इस रूप में लिखेंगे। तो 225 अपना था भाज्य, तो 225 बराबर B भाजक 135 गुणित भागफल 1 धन शेषफल 90। अब चूंकि यहां हम देख रहे हैं कि शेषफल 0 नहीं है, शेषफल 0 नहीं, तो हम अगला चरण देखेंगे। अब इसका चरण 2। यहाँ पे जो शेषफल बचा है 90 और किससे भाग दिया आपने 135 से। तो इन दोनों संख्याओं में देखेंगे कि 135 बड़ा है 90 से, 135 बड़ा है 90 से। फिर वो वही प्रक्रिया फिर करेंगे। 135 में भाग देंगे 90 से, तो 90 कम 90। इसमें घटाए 5, 5 में से 0 गया 5 बचे, 3 के माने 13, 13 में से 9 गए 4 बचे। तो फिर यहाँ लिखेंगे हम चरण 2 में। ये चरण 1 है, ये चरण 2 है। इसी प्रकार लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा 135 बराबर 90 भाजक है, भागफल 1 है और धन शेषफल 45 है। अभी भी चूंकि शेषफल 0 नहीं आया है, शेषफल 0 नहीं है। हम चरण 3 की तरफ चलेंगे। चरण 3, तो यहां पे देख रहे हैं हमने 90 से भाग दिया था और शेषफल आया है 45। तो 90 और 45 में देखेंगे 90 बड़ा है 45 से।
अब यहाँ फिर हम भागफल की प्रक्रिया करेंगे। 90 में 45 से भाग देंगे, तो 45 का यहाँ पहाड़ा पढ़ेंगे। 45 एकम 45, 45 दूनी 90। 90 में से 90 घटाएंगे तो हमारा शेषफल शून्य आ जाता है। चूंकि यहाँ शेषफल शून्य आया, चूंकि शेषफल शून्य है, अतः हम कह सकते हैं अब कि 225 और 135 का महत्तम समावर्तक या HCF जो लास्ट में भाग दिया है हमने, भाजक है लो लास्ट में 45, वही आपका HCF कहलाएगा। प्रश्नावली 1.2 में आपको निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो पहले सवाल में 5 सवाल दिए हैं, तो 5 सवाल का में पहले का जो तीसरा सवाल है 3825 के हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है, उनको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम विभाज्यता के नियम देखें। 2 की विभाज्यता, 3 से विभाज्यता, 4, 5 से विभाज्यता, 2 से विभाज्यता का नियम है ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 व 8 हो, तो ऐसी संख्याओं में 2 का भाग पूरी बार चला जाता है। 3 का विभाज्यता का नियम है जो संख्या दी है, यदि संख्याओं के अंकों का योगफल में 3 का भाग चला जाए तो उस संख्या में 3 का भाग पूरी बार चला जाए। जैसा संख्या लिखी है 3825, तो इस संख्या के हम अंक जोड़ेंगे 3, धन 8, धन 2, धन 5, तो 3 और 8 11, 11 और 2 13 और 13 और 5 18, तो इसका 3825 के अंक जोड़े तो 3, धन 8, धन 2, धन 5, इसका योग आया 18। दोनों अंकों का योग आया है संख्या के 18, तो 18 में 3 का भाग पूर्णतः चला जाएगा, तो इस संख्या में भी 3 का भाग पूरी बार चला जाए। 5 की विभाज्यता का नियम है यदि संख्या के इकाई अंक 0 और 5 हो, संख्या का इकाई अंक 0 और 5 हो, तो ऐसी संख्या में 5 का भाग पूरी बार चला जाता है। लेकिन सबसे पहले हमें यह देखना है अगर छोटी संख्या से भाग जाता है तो हमें बड़ी संख्या से भाग कतई नहीं लेना है। अब हम इसके गुणनखंड निकालेंगे 3000, तो इसमें 3 का भाग चला जाएगा। 3 में 3 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। 3 एकम 3। फिर अपन 8 लेंगे तो 3 का दूनिया पढ़ेंगे कि 8 से ज़्यादा ना हो, तो 3 दूनी 6। 8 में से 6 घटाएंगे तो कितने शेष बचते हैं? 2। फिर इसके बाद संख्या है 2, तो 2 और लेंगे तो हो जाएंगे 22। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 22 से ज़्यादा ना हो, तो 30 आते 21। अब इसमें से 21 घटाएंगे तो हमारे पास कितना शेष बचता है? 1। अब लास्ट की संख्या कितनी है? 5, तो इसके पीछे लिखेंगे 5। अब 3 का दूनिया पढ़ेंगे कि 15 से ज़्यादा ना हो, 15 ही आ जाए तो 3 5 है 15। तो 3825 में हमने 3 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 1275 बार। अब हम फिर देखेंगे
इसमें इस 1275 में 3 का भाग जाता है कि नहीं। वही नियम अपनाएंगे हम संख्या के अंकों का योग। अगर संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। तो यहाँ अपन जोड़ेंगे संख्या के अंक 1 और 2 3 और 7 10 और 5 15। तो 15 में 3 का भाग चला जाएगा तो इस संख्या में भी 3 का भाग पूरी बार चला जाएगा। तो 3 चौको 12, 12 में से 12 गए 0, 3 दूनी 6, 7 में से 6 का कितना बचा 1, उतारे 5, तो 3 5 15। 1275 में हमने 3 का भाग दिया तो कितनी बार गया 425 बार। अब हम देखेंगे 425 में 3 का भाग जाता है कि नहीं। फिर वही नियम अपनाएंगे कि संख्या के अंकों का योग। अब यहाँ संख्या के अंकों का योग 4 और 2 6 और 5 11, 11 में 3 का भाग पूरी बार नहीं जाएगा, अतः इस संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। अब 3 से आगे बढ़ेंगे हम, जब 2 का तो जाएगा नहीं क्योंकि इकाई अंक क्या है 5, और हमने बताया है कि इसके बढ़ते क्रम में भाग जाएगा। अब इसमें जाएगा 5 का भाग। अपने 5 के विभाज्यता का नियम भी बताया था कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 और 5 हो तो उस संख्या में 5 का भाग चला जाएगा। तो इस संख्या में भी 5 का भाग चला जाएगा। तो 5 अट्ठे 40, 42 में से 40 घटाए 2 बचे, और फिर उतारे पर ने 5 तो 25 हो गए, तो 5 25। अब 85 में फिर देखेंगे क्योंकि 5 से छोटी संख्या को तो भाग जाएगा नहीं, या तो 5 ही का जाएगा या उससे बड़ी का जाएगा। तो इकाई अंक 5 है तो उसमें 5 का भाग चला जाएगा। 5 एकम 5 बचे 3, 5 7 33। अब 17 है, 17 कैसी संख्या है अपनी अभाज्य संख्या है। 17 में केवल 17 ही का भाग जाएगा, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। अतः 17 में 17 ही का भाग जाएगा तो 17 एकम 17। जब 1 आ जाए तो हमारे गुणनखंड प्राप्त हो जाते हैं। तो 3825 के जो हमने गुणनखंड निकाले, जो गुणनखंड आए 3 3 5 5 17, इनको हमें इन गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखना है। इन गुणनखंडों को क्या के रूप में लिखना है? गुणनखंडों के रूप में। तो 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। तो इस प्रकार से हमें 3825 के अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में प्राप्त हो गए। प्रश्न 1.2 के दूसरे का पहला सवाल है। इसमें हमें जो संख्याएं दी गई है उसका हमें एचसीएफ महत्तम समवर्तक और एलसीएम मतलब लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करना है। और इसमें दूसरी चीज ज्ञात करना है, हमें सत्यता की जांच करना है या जांच करना है कि जो 2 संख्याएं दी गई हैं उन 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए उन 2 संख्याओं का महत्तम समवर्तक गुणित लघुत्तम समवर्तक। तो सबसे पहले इसमें जो पहला सवाल दिया है 26 और 91, तो 26 और 91 का हमें लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक निकालना है। तो लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक ज्ञात करने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनका लघुत्तम समवर्तक एवं महत्तम समवर्तक ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम 26 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 26 में इकाई अंक 6 है, स्पष्ट है इसमें 2 का भाग पूरी बार चला है। 2 एकम 2 2 3 6। तो 26 में हमने 2 से भाग दिया तो कितनी बार गया 13। चूंकि 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 में 13 के भाग जाएगा तो 13 एकम 13। तो हमारे पास 26 के गुणनखंड आ गए 2 गुणित 13। इसी प्रकार हम 91 के गुणनखंड निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो हम यहाँ देखेंगे इकाई अंक 1 है तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 की विभाज्यता का नियम लगाएंगे तो इन संख्याओं को जोड़ेंगे 9 और 1 10, तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा।
जब 2 का नहीं गया तो 4 का नहीं जाएगा, इसमें 5 का भी नहीं जाएगा क्योंकि इकाई अंक 1 है। जब इकाई अंक 1 है तो उसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। यहाँ पे कितना होना चाहिए? जब 5 का भाग जाए तो 0 और 6 का नहीं जाएगा क्योंकि जब 2 और 3 का नहीं गया तो 6 का भी नहीं जाएगा। अब 7 का देखेंगे तो 7 एकम 7, 9 में से 7 घटाए कितने बचे? 2, उतारा 1, हो गए कितने? 21, तो 7 3 21। और 13 में 13 का भाग जाएगा जो हमने पहले भी बताया, तो 13 एकम 13। तो हम 26 के गुणनखंड देखेंगे तो 2 गुणे 13 अभाज्य, और 91 के गुणनखंड देखेंगे तो 7 गुणे 13। सबसे पहले हमने अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लिए इन संख्याओं के। अब हम इनका एचसीएफ निकालेंगे 26 और 91। महत्तम सम हम गुणनखंडों में देख रहे हैं, इसमें दोनों में सबसे बड़ा जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 13 है। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 7 इसमें, इसमें नहीं है, तो केवल 13 इसमें दोनों संख्याओं में एक अभाज्य गुणनखंड है। तो 26 और 91 का महत्तम समावर्तक आएगा आपका 13। अब 26 और 91 का एलसीएम लघुत्तम समावर्तक इन्हीं गुणनखंडों में से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो जो इसका महत्तम समावर्तक आया है वो 13, और जो शेष गुणनखंड बचते हैं 2 और 7, 2 में 7। अब इनका अपन गुणा कर लेंगे, 13 दूनी 26, 26 का 7 में गुणा करेंगे, 7 छुम 42 की 2 हासिल की 4, 7 दूनी 14 और 4। तो 26 का 7 में गुणा किया तो 182 आया, तो इनका लघुत्तम समावर्त हो जाएगा 182। तो हमने 26 और 91 का महत्तम समावर्तक ज्ञात किया, 13 आया, और 26 और 91 का लघुत्तम समावर्त या एलसीएम ज्ञात किया, 182। अब हमें जांच करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, वे 2 संख्याएं हैं आपकी 26 और 91। तो 2 संख्याओं का गुणनफल गुणे 91, इनका गुणा करेंगे, देखते हैं कितना आ रहा है। एक का गुणा करेंगे 6 में तो 6, और एक का 2 में करेंगे तो 9 का 6 में करेंगे तो 9 6 54 की 4 हासिल की 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 23। जोड़ देंगे 6, 4 2 6, 3 के 3 3, तो इनका गुणा आया 2366। तो 2 संख्या उनका गुणनफल कितना आया? 2366। बराबर हमें सिद्ध करना है एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ गुणे एलसीएम ऊपर भी है। तो एचसीएफ कितना है अपना? महत्तम समावर्तक 13, लघुत्तम समावर्तक 182, 13 गुणे 182। अब हम 13 का गुणा कर लेंगे 182 में, 13 दूनी 26 की 6 हासिल की 2, 13 अट्ठे 104, 104 में 2 जोड़ देंगे तो 106, 106 की 6 हासिल की कितनी आई? 10, 13 एकम 13 और 10 23। तो आप यहाँ देखेंगे कि दोनों के आंसर समान आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं
कि दोनों संख्याओं का गुणनफल काय के बराबर होता है, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के बराबर होता है। तो अपन ने ये जांच कर दिया कि दो संख्याओं को गुणनफल बराबर HCF मतलब महत्तम समावर्तक गुणित LCM मतलब लघुत्तम समावर्तक। प्रश्नावली 1.3 में इस प्रकार की संख्याएं हैं कि हमें सिद्ध करना है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार आएगा वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है या वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी के आधार पर हम अन्य प्रश्न भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका जो हल है तो हम इसके वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है तो इसके हम विपरीत मान लेते हैं कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। इसके विपरीत हम मानेंगे कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याओं को हम बटे के रूप में व्यक्त करते हैं A बटे B या P बटे Q या R बटे S। तो वर्गमूल 5 बराबर P बटे Q। P बटे Q आपकी एक परिमेय संख्या है जहां Q का मान 0 के बराबर नहीं होता, यहां 0 नहीं आता कभी भी बटे में, और P और Q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य का मतलब होता है कि P और Q में ऐसे गुणनखंड प्राप्त होते हैं केवल स्वयं एक और वह स्वयं संख्या, एक और वह स्वयं संख्या। इसके विपरीत अन्य कोई हमें गुणनखंड सार्व गुणनखंड प्राप्त नहीं होता। तो वर्गमूल 5 बराबर P बटे Q हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर तो वर्गमूल 5 बराबर P बटे Q, वर्गमूल 5 का वर्ग और P बटे Q पूरे का वर्ग। तो वर्ग और वर्गमूल हैं तो यहाँ बचेगा केवल 5 बराबर P वर्ग बटे Q वर्ग। अब इसके बटे में 1 भी लिख सकते हैं, इसका हम त्रियक गुणा कर देंगे तो P वर्ग का 1 में गुणा किया तो P वर्ग बराबर 5 Q वर्ग। इसको नंबर हम 1 दे देंगे। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि P वर्ग बराबर 5 Q वर्ग, तो 5 P वर्ग को विभाजित करेगा। जब 5 P वर्ग को विभाजित करेगा तो 5 P को भी विभाजित करेगा। अब हम मान लेते हैं यहाँ P बराबर 5R, P बराबर 5R, जहां R एक पूर्णांक है। यहां भी दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर तो P वर्ग बराबर 5R पूरे का वर्ग। तो P वर्ग बराबर 5 का वर्ग हो 25 और R का वर्ग R वर्ग। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। हम 1 और 2 में देख रहे हैं कि P वर्ग का मान यहाँ 5 Q वर्ग है और यहाँ P वर्ग का मान 25 R वर्ग है। इसके एक एक पक्ष बराबर हैं तो यहाँ P का मान हम 5 Q वर्ग नंबर 2 में रख देंगे।
1 से p वर्ग का मान 2 में रखने पर। तो 1 से हम देख रहे हैं p वर्ग का मान क्या है 5q वर्ग। तो यहां पे हम p वर्ग का मान रख देंगे 5q वर्ग बराबर 25r वर्ग। और ये 5 जो गुणा में है दूसरी तरफ जाके भाग में पहुंच जाएंगे, तो q वर्ग बराबर 25/5 r वर्ग। 5 से 25 कट जाएंगे 5 बार, तो q वर्ग बराबर 5r वर्ग। यहां पे हमने देखा था p वर्ग बराबर 5q वर्ग, तो 5 p वर्ग को विभाजित करता है और 5 p को भी विभाजित करता है। इसी प्रकार यहां पे देखेंगे 5 q वर्ग को विभाजित करता है, अतः 5 q को भी विभाजित करेगा। हम दोनों स्थितियों में देख रहे हैं कि 5 p को भी विभाजित करता है और 5 q को भी विभाजित करता है। अतः 5 p और q को विभाजित करता है। तो हम देख रहे हैं यहां पे कि p और q कैसे विभाजित हो रहा है 5 से, मतलब 1 के अतिरिक्त एक गुणनखंड और आ रहा है, वो है 5। अतः हमारे ये कल्पना के विपरीत है। तो हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो p और q में 5 एक सार्व या उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः यह हमारी कल्पना के विपरीत है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार आप अन्य प्रश्न भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे वर्गमूल 2 आ जाए तो बिल्कुल वर्गमूल 5 की जगह अपन वर्गमूल 2 लिखते जाएंगे और अपन प्रश्न हल करते जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा कि वर्गमूल 2 भी एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 2 की जगह वर्गमूल 7 भी आ सकता है या अन्य प्रश्न भी आ सकते हैं। प्रश्न बली 1.4 में है, हमें बताना है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना जो परिमेय संख्याएं दी हैं इनका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो सबसे पहले ये परिमेय संख्याएं दी हैं। हमें पहले सवाल में हमने जो 3 सवाल लिखे हैं, पहले का पहला है 13/3125, दूसरा सवाल है 17/8 और 5वां सवाल है 29/343। तो हमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के लिए इसमें इन परिमेय संख्याओं के हमें हर देखना पड़ेगी, हर के गुणनखंड निकालना पड़ेंगे। अगर हर के गुणनखंड 2 आते हैं, हर का गुणनखंड 2 आता है और 5 आता है, अगर 2 और 5 आते हैं हर के गुणनखंड, तो हम कह सकते हैं कि इन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है। अगर 2 नहीं आ रहा है या 5 नहीं आ रहा है या दोनों
2 और 5 नहीं आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। तो पहले का जो हम पहला सवाल है 13/3125, तो इसका हर है 3125। तो 3125 के हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो इसमें 5 का भाग जाएगा, 5 छक्का 30, 1 शेष बचता है 2, उतारे तो 12, 5 दूनी 10 बचे 2, 5 25। फिर 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 का भाग जाएगा, 5 दूनी 10 बचे 2, उतारे 5, 5 25। फिर 5 का भाग दिया 25 में, तो 5 बार जाएगा, 5 एकम 5। तो यहाँ हम 3125 के जो गुणनखंड ज्ञात किए हमने अभाज्य गुणनखंड, वो 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 के रूप में आते हैं। तो हमने पहले बता चुके हैं यदि हर में गुणनखंड क्या आता है, 5 आता है, या 5 के या 2 आता है, या 5 और 2 दोनों आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। तो इस परिमेय संख्या का हर 2 के ऊपर m की घात गुणित 5 के ऊपर n की घात के रूप का है। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 3125, 5 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 बार। तो 5 के ऊपर 5 की घात गुणित 2 के ऊपर 0 की घात। अब 2 के ऊपर 0 की घात का मतलब होता है 1। अगर किसी संख्या के ऊपर चर या अचर के ऊपर 0 की घात हो तो उसका मान 1 होता है। ये इसका मान हुआ 1, और 5 के ऊपर 5 की घात का मतलब हुआ 3125। अतः इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। इसी प्रकार हम दूसरा सवाल करेंगे, तो 8 के जो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 2 आएंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 17/8 जो परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का हर 2 के ऊपर 3 की घात गुणित 5 के ऊपर 0 की घात। तो इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार भी शांत होगा। अब जो 5वां प्रश्न है 29/343। अब यहाँ हम हर के फिर गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 3 4 7 3 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा। अब 7 का भाग जाएगा इसमें, 7 चौको 28 बचे 6 उतारे 3, तो 63, 7 नाम 63, 7 सतैया 49, 7 एकम 7। तो इसके जो हर के अभाज्य गुणनखंड निकाले, जो काय के रूप में आए हैं, 7 के रूप में, 7 गुणित 7 गुणित 7। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम ना, यहाँ पे 2 आया है गुणनखंड और ना 5 आया है। अतः इस परिमेय संख्या का हर 2 के ऊपर m की घात गुणित 5 के ऊपर n की घात के रूप का नहीं है। अतः
इस प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार इस प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है।